ठीक है। तो इस तरीके से इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसी में एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज इजीली accept than the atom, if electron is easily accept the atom is called the negative ion, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने आपको एक बोहर एटॉमिक मॉडल से बेसिकली इसमें हमारा आपको बताने का बस यही तरीका था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अपने आप में एक अलग पार्टिसिपेट है, स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सिंपल बोहर एटॉमिक मॉडल के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए, बोहर एटॉमिक मॉडल के सिंपल प्रिंसिपल को समझते हुए हम फाइनली मेटल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। अगर हम मेटल को क्लासिफाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि हाउ कैन फाइंड द मेटल क्लासिफाइड, हाउ कैन फाइंड द मटेरियल। मतलब अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको कोई एक गिवन मटेरियल, अगर आपको कोई भी एक सॉलिड बॉडी दे रखी हो और आपको पता करना हो कि वो सॉलिड बॉडी आपकी कंडक्टर है, पहला कि सॉलिड बॉडी आपकी कंडक्टर है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका सॉलिड बॉडी क्या है, आपकी एक इंसुलेटर है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि सॉलिड बॉडी आपकी कैसी है, सेमीकंडक्टर है। यानी अगर आपको कोई भी गिवन एक सॉलिड मैटर स्टेट दे रखी हो, सॉलिड दे रखा हो, तो आप उसको कैसे पता करोगे कि वो सॉलिड बेसिकली आपका कंडक्टर की तरीके से है, या वो आपका इंसुलेटर है, या भी वो आपका सेमीकंडक्टर है। तो उसको फाइंड आउट करने के बेसिकली हमारे पास तीन मैटर है। बेसिकली हम कुछ आपको मेथड बताएंगे और आप उससे किसी भी पर्टिकुलर मैटर को क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है किसी भी मैटर को, किसी भी सॉलिड को फाइंड आउट करने का कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है, बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, और रेसिस्टिविटी। हम कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पे किसी भी मैटर को देख कर नहीं, उसका एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं कि वो हमारा क्या कहते हैं, हमारा किस कंडक्टर है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कैसे पता कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं कि उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर मैटर। एंड थर्ड इज टू बी कॉल्ड एज एन एनर्जी बैंड डायग्राम थ्योरी, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, इट इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट और इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सर्किट में जिसको एनर्जी बैंड डायग्राम का क्रिएशन, कैसे एनर्जी बैंड डायग्राम क्रिएट होता है और कैसे एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैरी करता है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे थे। अभी तक मैंने आपको कोई भी एक बैंड वर्ड यूज नहीं किया है, पहली बार मैंने आपके सामने एक एनर्जी बैंड वर्ड यूज किया है। तो हम धीरे धीरे कंडक्टिविटी के बेसिस पे कैसे मटेरियल्स को फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे मटेरियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट में आपको हम एनर्जी बैंड डायग्राम करेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम का अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लेक्चर्स होगा जिसमें मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम का फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, तो पीरियोडिक टेबल में हमें तीन तरह के ही एलिमेंट मिलते हैं। पहले कौन से, जो हमारे पास मेटल होते हैं, दूसरा हमारे पास जो नॉन मेटल होते हैं, और तीसरे कौन से हमारे पास, जो सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग में किया गया। जैसे आपको पता होगा जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है वो बेसिकली कैसे हैं, आपके एक मेटल है। उसी तरीके से जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो आपके कौन से हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है। उसके अलावा आपके फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट है वो कैसे हैं, आपके एक नॉन मेटल एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम बेसिकली कुछ कंडक्टर और कंडक्टर की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड द रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का मतलब हम आपको बता चुके हैं, विच अलाउ passes easily इलेक्ट्रिक करंट जिसमें इजीली पास हो जाता है। ठीक है, इसमें मैंने एक पीडीएफ में आपको शेयर किया, उसमें ये भी लिखा है, इट इज द मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इजीली। मतलब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा इजीली वर्ड लिखा हुआ है, इजीली मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली से पास हो जाती है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। बट अगर हम इंसुलेटर की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें डज नॉट अलाउ
इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर बोलते हैं। उसी तरीके से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल? तो आप देखेंगे कंडक्टर में क्या है कि कंडक्टर में जैसे ही आप इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, कोई कंडीशन नहीं है, आपका इजीली जो है आपका करंट फ्लो हो जाएगा। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर एक तरह का कंडीशनल मटेरियल होता है जो बेसिकली डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर पे। अगर आप एट लो टेम्परेचर, यानी कि अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करोगे, तो सेमीकंडक्टर आपका कैसे वर्क करता है, एक इंसुलेटर की तरीके से वर्क करता है। और अगर आप एट रूम टेम्परेचर, अगर आप एट रूम टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन की बात करो, 300 केल्विन पर ये सेमीकंडक्टर कैसा वर्क करता है, आपका एज ए कंडक्टर की तरीके से वर्क करता है। तो सेमीकंडक्टर कुछ नहीं है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ये एक तरह का कंडीशनल मटेरियल है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मटेरियल पर्टिकुलर इंसुलेटर तरीके से वर्क करेगा, और अगर सेकंड कंडीशन होगी तो ये एक मटेरियल बेसिकली आपका एक कंडक्टर तरीके से वर्क करेगा। व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन इज दैट कि if the semiconductor material at 0 Kelvin or below the room at 0 Kelvin temperature, it works as a perfect insulator। इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर ये रूम टेम्परेचर पे होगा, 300 केल्विन पर होगा, तो हमारा सेमीकंडक्टर कैसा वर्क करेगा, एक हमारा बेसिकली हमारा एक कंडक्टर की तरीके से वर्क करेगा अगर 300 केल्विन पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे और जो आपको मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल बताया था, थोड़ा सा उसको और जैसे कि मैं अगर एक एल्युमिनियम का एग्जांपल लूँ, 13 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2, 3p1। तो ये क्या हो गया, 2, 8 और 3। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 और 3। आउटर मोस्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो फॉर्मूला आया है बेसिकली एनर्जी E इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, ये क्या n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 1 2 3। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बट यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो n की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी भी क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा हुआ है। यानी आप बोल सकते हो कि जो इसके वैलेंस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली आपका लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, पर इस वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एटम को, जो भी आपका ये एल्युमिनियम एटम है, अगर आपको इसको एनर्जी, कोई भी एनर्जी दोगे, तो इस एनर्जी देने पर क्या होगा कि सबसे पहले जो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी इस ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और चले गए, तो उस केसेस में ये बेसिकली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को ब्रेक करेगा और फाइनली आपका एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आ जाएगा। एनर्जी देने पर क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आपका ये कहीं और आउटर ऑर्बिट में जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसको कोई ना कोई हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एनर्जी काफी कम है, हमें अंदर वाले ऑर्बिट से कोई मतलब नहीं है। तो जो एनर्जी है वो 3 तरीके से सप्लाई करी जा सकती है। या तो एनर्जी आप इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द सेंस ऑफ अगर आप इसमें कोई ईएमएफ लगा दो। दूसरा केस क्या है, इसमें अगर आप लाइट या फोटोन, यानी कि अगर आप कोई एक इंसिडेंट लाइट, सोलर एनर्जी, इस टाइप की लाइट लगाओगे, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल को छोड़ के जा सकता है। या फिर तीसरा केस है कि इसमें अगर आप कोई टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली क्या करेंगे, आपके अपने आउटर मोस्ट अपने जो भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये अपने सेल को कहीं और चले जाएंगे। पर अगर हम बेसिकली बात करें कि अगर मैं एक सिंपल कंडक्टर की बात करें, अगर आप एक कंडक्टर को देखें, अगर मैं कंडक्टर को दूं यहाँ पे, अगर मैं कंडक्टर को लेता हूँ, तो कंडक्टर में क्या होता है कि ऐसा तो अभी होता नहीं कि अगर आपका आयरन वगैरह है, जिसमें अगर आप उसको टच करो तो आपको वहां पे कुछ करंट का फील होगा, या करंट का फील नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है।
पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो काफी रैंडमली होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफी रैंडमली ऑर्डर में मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो इसका नेट मूवमेंट होता है कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रैंडमली मूवमेंट होता है और इसका जो फाइनली एवरेज कितना होता है, 0 होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फाइनली हमारी करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बट अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर एक सप्लाई लगा दोगे, अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस आप एक सप्लाई लगा दोगे, तो सप्लाई लगाने पर क्या होगा कि ये बेसिकली क्या, अगर आपने ईएमएफ लगाया है तो उसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले जो रैंडमली मोशन में थे विदाउट सप्लाई लगाने पर, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे और एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में आपकी करंट क्या होगी, 0 नहीं होगी, I डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हो कि आप नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हो, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करंट के लिए क्या है, आपका ईएमएफ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एक इंसुलेटर की बात करो, तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही नहीं उस पर्टिकुलर मटेरियल्स के अंदर। तो अगर आप ईएमएफ लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है नहीं। तो फाइनली इंसुलेटर केस में क्या होगा, आपकी करंट 0 होगी। ठीक है, तो हम अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पे, अगर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे और रेसिस्टिविटी के बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर पूरे मटेरियल्स को डिफाइन करना चाहें, तो हम कंडक्टर को बोल सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर को हम बोल सकते हैं कि दो सॉलिड विच हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिव। आपको पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, R इज इक्वल टू ρl/A। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में, R इज इक्वल टू ρl/A, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसी वाले फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ। तो कंडक्टर क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, जिनकी कंडक्टिविटी, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेरी हाई कंडक्टिविटी, दैट मटेरियल इज टू बी नोन एज कंडक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम आपसे बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं टू एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे हम, टू एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, टू एबिलिटी टू पास डज नॉट इलेक्ट्रिक करंट, टू एबिलिटी टू पास डज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ना होने, पास होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, आप ये चीज अच्छे से जानते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इंसुलेटर को डिफाइन करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जिनकी लो कंडक्टिविटी, ऐसे मटेरियल जिनकी लो कंडक्टिविटी और हाई रेसिस्टिविटी हो, ऐसे मटेरियल जिनकी लो कंडक्टिविटी और हाई रेसिस्टिविटी हो, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज इंसुलेटर, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज एन इंसुलेटर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें, तो सेमीकंडक्टर को कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दोज मटेरियल which having the conductivity is lies between conductor and insulator. Conductor and insulator is called the semiconductor मटेरियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। फिर से एक बार बोलता हूँ, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पे ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो उस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यही फिनिश करती है। मैं आपको एक बार फिर से इतना पढ़ाया था आज की क्लास में, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को देखा। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में ही रोटेट करते हैं। एक होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये भी बता चुके हैं कि ये जो एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आपका एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पर अगर हम एटम से अगर आपका कोई भी
इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव आयन होगा। अगर हमारा कोई भी एक्सेप्ट करेंगे तो वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव आयन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम मटेरियल को क्लासिफाइड करें तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इन कोई भी मटेरियल हो तो बेसिकली हम कैसे पता करेंगे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, तो हम बेसिकली 3 मेथड के थ्रू किसी भी मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली मैंने मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है आपको। कंडक्टर क्या करते हैं, जो आपका बेसिकली विच अलाउ इजीली दिस इज द इजीली वर्ड, इजी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते उनको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ऐसे मटेरियल जो पर्टिकुलर किसी लो टेम्परेचर पर आपका एक कंडीशनल मटेरियल होते हैं, जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपका इंसुलेटर की तरीके से वर्क करते हैं, बट अगर आप रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली आपका कंडक्टर की तरीके से वर्क करते हैं। फिर मैंने कुछ आपको एक एनर्जी का कंसेप्ट बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर। जो आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी बेसिकली देखा जाए तो अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ई तो काफी कम होना चाहिए, और नेगेटिव की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका न्यूक्लियस का फोर्स काफी कम होता है, बट दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग मच मोर एनर्जी। तो अगर आप उसको सफिशिएंट एनर्जी देंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो मुझे मैसेज कर रहा है बार बार भाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताया, आप इसको डिजिटल बोर्ड में आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको मैं यही करता हूँ।